हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आज हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री 12th का केमिकल काइनेटिक यूनिट 4 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे कि कोई रिएक्शन कितने समय में होती है, कितना प्रोडक्ट बनाती है और उसकी दर क्या है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम इन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जिसको हमने बोर्ड पर पहले ही लिख रखा है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस दूसरा टॉपिक है कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट, रेट एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, जीरो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, pseudo IOR, temperature dependence of a rate, effect of a catalyst, collision of a theory, collision of theory। देखिए, आप इसको ऐसा समझिए कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। रासायनिक बलगतिकी इसको हिंदी में कहते हैं। कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में होगी। सपोज दैट हम एक रिएक्शन लेते हैं, डायमंड से हीरा बनना, ग्रेफाइट से हीरा बनना। ग्रेफाइट आपका ये डायमंड में चेंज होता है। आप जानते हैं ग्रेफाइट हमारा कार्बन का बना होता है। कार्बन का बना ग्रेफाइट डायमंड में चेंज होता है, जो कि दोनों कार्बन के ही अपर रूप हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितने समय में होता है? मान लीजिए आपको टाइम जो है यहाँ लगाना है, टाइम, टेम्परेचर, और उसके बाद 1 किलोग्राम आपने हीरा लिया है, वो ग्रेफाइट लिया है, तो कितने टाइम में 1 किलोग्राम डायमंड बनेगा। इन सारे बिंदुओं का अध्ययन केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के अंतर्गत किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है, स्पष्ट रूप से देख लें। आप टाइम निकालेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रसायन विज्ञान की जो शाखा है, इस ब्रांच में आप यही अध्ययन करेंगे कि कोई रिएक्शन कितने टाइम में हो रही है। दूसरा पॉइंट आप अध्ययन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात कोई रिएक्शन की दर कितनी है। दर का तात्पर्य यह है कि कितनी तेजी से हो रही है। और जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम ग्रेफाइट 1 घंटे में 1 किलोग्राम डायमंड देता है। अब मान लीजिए इस रिएक्शन की दर जो है इतनी स्लो है कि 1 किलोग्राम ग्रेफाइट डायमंड में चेंज होने के लिए 100 वर्ष ले लें, तो ऐसी रिएक्शन होने का क्या फायदा है। जब 100 वर्ष कहने का मतलब 1 पीढ़ी आपकी गुजर जाएगी, तो ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हो रहा है, 100 के बजाय हजारों वर्ष ले रहा है। तो इन्हीं सारी बातों का अध्ययन, मतलब कब होता है, कितने टाइम में होगा, कितना बनेगा, इन्हीं सब का अध्ययन हम केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 में करने वाले हैं। जैसा कि आपका पहला टॉपिक लिखा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये आपकी मैजिकल रिएक्शन है। जैसा कि हम सॉलिड वाले चैप्टर के वीडियो में आपको बताए थे कि ग्रेफाइट से डायमंड बनाया जा सकता है और उसको आर्टिफिशियल रूप से भी कंपनियों में मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितने टाइम में होगा और उस रिएक्शन की दर कितनी होगी। ये आपकी मैजिकल रिएक्शन है, जो कि ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज कर रही है। दूसरी बात देखते हैं, यहाँ अब आगे चलते हैं, तो ये पहला टॉपिक कवर करेंगे हम, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, आप ऐसे समझिए जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका कोई है और जो ये आपका आर जो है उत्पाद बना रहा है। कोई प्रोडक्ट है, नहीं सॉरी, यहाँ यार कर लें, तब दूसरा टॉपिक हम चलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे।
मान लीजिए एक सिंपल सी रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट आपका आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप इस रिएक्शन को सपोज दैट T1 पर, T1 जब टाइम लेते हैं तो प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट R1 है और प्रोडक्ट P1 है। और यहीं अगर T2 टाइम लेते हैं तो रिएक्टेंट R2 है और प्रोडक्ट P2 है। तो देखा जाए तो समय के अनुसार T1 से T2 जो आपका डेल्टा T बन रहा है, टाइम ये बन रहा है T2 माइनस T1, और डेल्टा R जो बन रहा है R2 माइनस R1। रिएक्टेंट मतलब आपका एक तरह से कम हो रहा है, रिएक्टेंट आपका कम हो रहा है, क्योंकि टाइम के अनुसार जितनी रिएक्शन फास्ट होगी रिएक्टेंट उतना कम हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट आपका बनेगा डेल्टा P, वो आपका बनेगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो ये टाइम के अनुसार हमारी चेंजिंग है। अब यहाँ अगर हम एवरेज रेट देखें तो इसको हम बोलेंगे अभिक्रियक वेग, अभिक्रियक वेग। तो जो हमारा अभिक्रियक वेग होगा वो डेल्टा R अपान डेल्टा T होगा। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ हमने लिखा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये कभी भी निगेटिव नहीं होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि निगेटिव होती नहीं है तो हमने निगेटिव चिन्ह क्यों लगाया। चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि जो T1 समय पे R1 रिएक्टेंट था वो T2 समय पर R2 रिएक्टेंट की अपेक्षा ज्यादा था। तो जब R2 में आप R1 माइनस कर रहे हैं तो ये आंसर जो इसका आएगा माइनस में आएगा। उसी माइनस को प्लस करने के लिए हमने यहाँ एक माइनस रख लिया है। अब ये अभिक्रियक वेग हो गया। फिर जो है उत्पाद वेग, उत्पाद वेग हो जाएगा, वेग क्या आप यहाँ लिखिए दर, अभिक्रियक दर, और इसका भी आप लिखेंगे दर, उत्पाद की दर। रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा ये डेल्टा P अपान डेल्टा T होगा, डेल्टा P अपान डेल्टा T होगा। इससे ये सिंपल सा था, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट है, रेट ऑफ प्रोडक्ट है। ये दो चीजें स्पष्ट हो जाने के बाद हम देखेंगे ये रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ ये रिएक्शन अभी आप फॉरवर्ड हो रही थी, इसको आप बैकवर्ड करके भी रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक चीज ध्यान दें, अगर आपको एवरेज रेट देखा जाए, एवरेज रेट यानी औसत दर, एवरेज रेट औसत दर, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T इक्वल डेल्टा P अपान डेल्टा T। और इसके लिए आप देखिए कोई निश्चित टाइम पर कितना प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ T1 T2 लिया, T1 T2, अगर आपको पूछा जाए 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे कितना प्रोडक्ट बनेगा या कितना रिएक्टेंट हमारा डिसिपेरेंस होगा, क्षरण होगा, और कितना प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, उसको देखने के लिए आप देखेंगे अगर T इक्वल आप 0 लगा दीजिए, T अप्रोच टू 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है अवकलन करना, गणित में जैसे कहते हैं, तो उसका कम हो जाएगा। इसलिए इंस्टैनियस रेट, इंस्टैनियस रेट का मतलब है तात्क्षणिक दर, हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक दर। इंस्टैनियस रेट जो हमारा प्राप्त होगा माइनस dt
माइनस डी आर अपान डी टी। ये जब आप मझला कोष्ठक लगाते हैं तो आप जान रहे हैं क्या व्यक्त कर रहे हैं इससे, कंसंट्रेशन। जो भी रिएक्टेंट आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन आप यहाँ दर्शा रहे हैं। उसके बाद इसमें आएगा डी पी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डी टी। ये तो रहा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। बस सिंपल सा है, ऊपर वाले में जहाँ डेल्टा था डेल्टा हटा के आप डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। अब इसकी अगर यूनिट देखा जाए, इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट की यूनिट जो आपकी बनेगी क्या बनती है। यूनिट बनाने के लिए आप देखेंगे ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन सामान्यतः मापने के लिए आप कई इकाइयां पढ़े थे, जैसे पीपीएम में द्रव्यमान सांद्रता, आयतन सांद्रता, द्रव्यमान आयतन सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो यहाँ आप सिंपली जब भी कहीं आप चर्चा करते हो तो मोलरिटी की चर्चा करते हो। मोलरता में भी हो सकती है, लेकिन आप यहाँ मोलरता की चर्चा करेंगे, यूनिट इसकी। तो मोलरता की माप क्या होती है, मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर है तो इसको आप लिखेंगे मोल पर लीटर, और टाइम को क्या बोलते हैं हम, सेकेंड। तो ये हमारा जाके टोटल बनेगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारी यूनिट बनी इंस्टेंटेनियस रेट की। इसको आप यहाँ जो टाइम सेकेंड में लिए हैं इसको घंटे में भी ले, इसको मिनट या घंटे में लेने के बाद आप देखेंगे कि अगला बिंदु जो आपका बनता है, इसमें अगर इसके लिए हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसे प्राप्त होगी उसको समझ लें। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट के लिए ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ हम इस पे कंसंट्रेशन दिखा देंगे, कंसंट्रेशन, और इस पे टाइम, कंसंट्रेशन और इस पे टाइम। तो ध्यान दें, अगर आप कंसंट्रेशन जब जीरो, टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन आपकी हाई होगी, कंसंट्रेशन आपकी हाई होगी। और जो ही टाइम बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आपकी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट होगी, ये कम होना स्टार्ट होगी। तो इसके लिए आप देखिए कि अगर आपने मान लीजिए टाइम यहाँ पे T1 लिया है और यहाँ टाइम T2 लिया है, और रिएक्टेंट आपका अगर देखें तो फिर ऐसे इसको मिला लेंगे तो यहाँ R1 रिएक्टेंट था और यहाँ R2 रिएक्टेंट होगा। तो इस ग्राफ से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि R1 से R2 कम हो जा रहा है रिएक्टेंट। ज्यों ही रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो उसके बाद रिएक्टेंट आपका कम हो रहा है। तो ये तो रहा ग्राफ कम होने वाला, और ये जो आपका निकला है, ये इसी एरिया को आप निकाल के इंस्टेंट रेट निकाल सकते हो, रिएक्शन की इंस्टेंट रेट निकाल सकते हो इससे। कहने का तात्पर्य ये क्या है, माइनस डी आर अपान डी टी, ये आपका इंस्टेंट रेट है, ये वाला एरिया है। ये तो रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए हो गया। अब यही प्रोडक्ट के लिए आप देखेंगे ग्राफ जो आपका बनेगा, ये इस प्रकार बनेगा कुछ। इस पे आप वही कंसंट्रेशन दिखाएंगे, इस पे आप टाइम दिखाएंगे। प्रोडक्ट के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट के संबंध में है। तो देखिए प्रोडक्ट संबंध में जब आपकी कंसंट्रेशन जीरो थी, यानी टाइम जीरो था,
तो कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, हाई होगी, लेकिन वो स्थिर रहेगी। आप ज्यों ज्यों टाइम बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की, वो सॉरी, जब प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट के लिए आप देख रहे हैं जब टाइम जीरो है तो प्रोडक्ट भी जीरो है, क्योंकि रिएक्शन तो हुई ही नहीं, तो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। और जब रिएक्शन इंक्रीज करेगी मतलब टाइम आपका बढ़ेगा तो प्रोडक्ट आपका बढ़ना स्टार्ट होगा और उसका इस प्रकार से कुछ ग्राफ प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप टाइम देखें, T1 टाइम लीजिए और इसके लिए T2 टाइम लीजिए, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये देखिए, T1 टाइम पे प्रोडक्ट आपका P1 था और T2 टाइम पे आपका प्रोडक्ट P2 हो गया। कहने का मतलब प्रोडक्ट आपका बढ़ गया टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये रहा हमारा रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए ग्राफ। इसके जरिए आप जो टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए अच्छे से समझ गए होंगे। एक रिएक्शन और हम लेते हैं तो उससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा ये बात। तो ऊपर देखते हैं, एक रिएक्शन लेके इसी को समझते हैं और क्लियर करते हैं। ये HgCl2, HgCl2 मान लीजिए कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन हो रही है तो आपका बन रहा है Hg और Cl2, Hg और Cl2 बन रहा है। तो इसमें जो भी टाइम लग रहा है, अगर इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो आपका क्या निकलेगा, HgCl2 और डेल्टा HgCl2, डेल्टा का यहाँ डी रख दीजिए, HgCl2 अपान dt, और इसका निकालेंगे रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका निकलेगा डेल डी Hg अपान डेल्टा टी। उसी प्रकार एक प्रोडक्ट और है उसका निकालेंगे तो आपका बन जाएगा Cl2 अपान dt। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, इनको आप इनकी कंसंट्रेशन लिखे और dt लिख दे रहे हैं। तो एक चीज यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मोल HgCl2 था तो उससे जितना Hg था उतना ही आपका Hg बना है, जितना क्लोरीन थी उतना ही क्लोरीन बना है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक रिएक्शन और देखें, अगर आप ले रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और ये आपका बना रहा है H2I2, तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे तो बनता है आपका रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आपका बनता है, एक चीज यहाँ समझने वाली बात है कि ये 2 मोल लगा है, ये इसको आप बोलेंगे स्टाइक्योमेट्री मोलरता, ओ स्टाइक्योमेट्री मॉलिक्यूल्स यहाँ 2 हैं। तो जो भी आगे नंबर्स लिखे जाते हैं उनको आप जब रेट निकालेंगे तो बटे में लिख देंगे। कहने का मतलब 1/2 dt, 1/2 dt, यहाँ 2 है, ठीक है। इसी प्रकार रेट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये आपका बनेगा d हाइड्रोजन अपान dt और di2 अपान dt। इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इसको इरेज करके एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी पे आधारित, तो ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा, जो कि न्यूमेरिकल आपके NCERT बुक में
उदाहरण स्वरूप दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें दिए हैं कि एक रिएक्शन है, N2O5 ये रिएक्शन दे रखे हैं, और इसमें N2O5 की कंसंट्रेशन इन्होंने दे रखी है, ये T1 टाइम पे मिला के आपका बन रहा है 2.33 मोल पर लीटर से 184 मिनट बाद ये घटकर कितनी हो जाती है। कहने का मतलब ये R1 है, R2 आपका दे रखा है 2.08 मोल पर लीटर, और ये घटकर आपका 2.08 मोल रह जाता है, और टाइम इसमें जो लग रहा है वो 184 मिनट लग रहा है। अर्थात T1 0 था, T2 184 मिनट में दिया है। तो आप यहाँ पहले निकाल लेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो आपको प्राप्त होगा माइनस में, यहाँ रिएक्शन में देखें तो ये स्टाइकोमेट्री इसका 2 है, तो 1/2, उसके बाद इन दोनों को माइनस करके लगाएंगे तो आपका मिलेगा 2.33 माइनस 2.08 इसका मोल पर लीटर, और अपान 184 मिनट है, मिनट में है। तो ये आपका मिल जा रहा है टोटल, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको पूरी तरह से तो मिलेगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मिनट को हम सेकेंड में, अभी हमने नीचे सेकेंड में ही दिखाया था, तो हम सेकेंड में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट की तरफ दे जाएं, रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है ये NO2 4 स्टाइकोमेट्री है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो इसके लिए हम देखें 1/4 डेल्टा आपका NO2 अपान डेल्टा T। तो जो आपने यहाँ प्राप्त किया था मिनट में, इसको हम सेकंड में प्राप्त किए हैं, इसी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी सी बात है, क्योंकि ये 4 जो है इसी के 4 मूल हो जा रहे हैं, यहाँ जो 2 था। तो इसको आप 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मिल जाएगा मल्टीप्लाई 113 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर पर सेकेंड। तो ये आपका मिल जाएगा 4.52 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो यहाँ आपको जो निकालना था इस समय अंतराल में Na2 के उत्पादन की दर क्या है, तो आपने रेट ऑफ प्रोडक्ट NO2 का यहाँ निकाल दिया है, पूरी तरह से न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेट हो गया है। इसको इरेज कर लें। उसके बाद देखते हैं कि अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि R प्रोडक्ट है, R जो है रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलरिटी से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलरिटी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है जो रिएक्शन आपकी दे रही है R चेंज इनटू P, तो इसकी अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन
तो हमारा ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, डी टी अपॉन डी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो इसको देख लें तो हमारा 0.03 चेंज हो रहा है 0.02 मोलरिटी में, अपॉन टाइम जो लग रहा है हमारा 25 मिनट है, 25 मिनट। औसत वेग की गणना कीजिए सेकंड तथा मिनट दोनों में। तो देखें इसको, अगर तो मिनट में पहले हम निकालेंगे, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा -0.01 मोलरिटी अपॉन 25 मिनट। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और अगर यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो ये बन जाएगा 100 अपॉन 25 इंटू 10⁻⁴ मोलरिटी पर मिनट। हंड्रेड को 25 से डिवीजन करेंगे तो 4 आएगा, इंटू 10⁻⁴ मोलरिटी पर मिनट। ये आपका मिनट में पर मिनट रहा। एवरेज रेट जो है, एवरेज रेट पर मिनट। अगर इसी को आपको सेकेंड में चेंज करना है, अर्थात सेकेंड में निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि एवरेज रेट पर सेकंड निकालेंगे तो आपको 4 इंटू 10⁻⁴ मोलरिटी अपॉन मिनट। मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 60 से डिवीजन करते हैं। मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से डिवीजन करते हैं, तो ये आपका 60 मिनट को सेकंड में चेंज करें, हाँ 60 से डिवीजन करेंगे, ये सेकंड हो जाएगा। तो आपका ये कट गया, अगर इससे काटेंगे तो 15 आएगा। ये 0. इतना 10⁻⁴ मोलरिटी पर सेकंड, ये आपका आंसर रहा। अब इसके बाद टॉपिक है हमारा रेट डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन। अर्थात अभिक्रिया दर की सांद्रता पर निर्भरता, सांद्रता पर निर्भरता। कहने का तात्पर्य, किसी अभिक्रिया की दर उस सॉल्यूशन की यदि कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो कैसे बढ़ती और घटती है। इसके लिए हम एक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे कैपिटल ए, ये इसका गुणज है, बी कैपिटल बी, प्रोडक्ट बनता है कैपिटल सी और डी कैपिटल डी। तो ये कोई रिएक्शन दी है जिसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ये क्रमशः ए का ए है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी है। तो इसका अगर हम वेग दर निकालते थे तो आप ऐसे लिखते थे, रेट जो है माइनस dt अपॉन डी आर, या डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आर लिखते थे। रिएक्टेंट या रेट ऑफ ऐसे लिखते थे,
इसको डेल्टा रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी इस प्रकार लिखते थे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ऊपर और नीचे समय अंतराल है। अब देखिए यदि आप इसका रेट स्टोइकियोमेट्री जो कंपोनेंट है उसके अगर एवरेज में लेंगे प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई, ये चीज लिखेंगे। अब ये चीज वही है जो यहाँ निकाले थे, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस डी आर अपॉन डी टी, कंसंट्रेशन के एवरेज में आप ले रहे हो, तो ये आपका बन जा रहा है इक्वल ए इस प्रकार। यहाँ देखेंगे के जो है वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के लिए आपका वेग स्थिरांक है, रहा वेग स्थिरांक। इसको जो है हम एक ऐसा व्यंजक बोलते हैं जिसको आप कह सकते हैं वेग नियम, अंग्रेजी में लिखेंगे रेट लॉ। रेट लॉ के लिए आपका व्यंजक है। इसकी परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की दर, किसी भी अभिक्रिया की दर उसकी अभिकारकों, उसके अभिक्रियकों पर उचित घात लगाकर व्यक्त की जा सकती है। यदि आप समझ रहे हैं कि अभिक्रियकों पर जो उचित घातें लगाया जा रहा है उसके बराबर जो है अभिक्रिया की दर हो सकती है, यानी समान हो सकती है, समान नहीं भी हो सकती है। तो यह है वेग स्थिरांक का नियम या रेट ऑफ लॉ। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी हमने ए बी सी डी लगा तो लिया इसके आगे, लेकिन क्या जरूरी है कि आपने अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए एक कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे गुणांक, आपने पर्याप्त मात्रा में जो आपको संख्या चाहिए हो तो लगा लिया, लेकिन क्या जरूरी है दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, बराबर ही आए। तो क्योंकि अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है ये चीज तो हमको पता नहीं है, इसी को सिंपली हम अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक निर्धारित संख्या लगा लेते हैं और कहते हैं कि अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। अब इसको समझने के लिए एक हम अभिक्रिया लिखें, इसको इरेज करते हैं तो और आसानी से सरल हो जाएगा समझना इसे। आपके बुक में अभिक्रिया दी भी गई है, यहाँ लिखा है NO और ग्राम में है, गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है और 2NO2। एक चीज यहां ध्यान दें, ये O2 गैस लिया है, ये बना रहे हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि अभिक्रिया बैलेंस तो है नहीं, अभिक्रिया हम बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ही ऑक्सीजन है, लेकिन नाइट्रोजन 2 है, इधर हम 2 लगा दें, इधर नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 4, इधर 2 दूनी 4, क्लियर हो गए दोनों तरफ। अब इसका अगर रेट लॉ के अनुसार हम व्यंजक लिखें तो ये हमारा बन जाएगा NO, कंसंट्रेशन ऑफ NO, फिर कंसंट्रेशन ऑफ O2। लेकिन एक चीज देखें, क्या ऐसा संभव है, ऐसा संभव है? ये सिंपली तो हम इसे यहाँ से बना लें, लेकिन इसको हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट देखें जो कि आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि देखिए पहले कॉलम में दिया है 0.30
जब NO की कंसंट्रेशन 0.30 है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0.30 है, तो यहाँ पर 0.096 टोटल जो है NO2 की कंसंट्रेशन के रूप में हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। अब यदि आप इसका जस्ट डबल करते हैं 0.60 और इसका स्थिर रहने देते हैं, तो इसका लगभग 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार बन जा रहा है, मोल पर लीटर में इतनी कंसंट्रेशन बन जा रही। तो इसका तात्पर्य है यदि NO2 की डबल कर रहे हैं तो ये कितने गुना बढ़ रहा है? 4 गुना बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है, 4 हो रहा है। लेकिन एक चीज और आप देखें, फिर उसके नीचे नंबर 3 पे दिया है, यदि आप इसका 3.0 ही रहने दें और ऑक्सीजन का डबल कर दें तो ये लगभग 2 गुना हो जाएगा। ये इतना बन जा रहा है NO2 की कंसंट्रेशन। कहने का तात्पर्य है इसका डबल कर रहे हैं ऑक्सीजन का, तो ये किस में बढ़ रहा है? स्क्वायर में बढ़ रहा है। स्क्वायर में नहीं, दुगुना हो रहा है उसका। तो कहने का तात्पर्य एक चीज स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ आपको घात लगानी ही पड़ेगी। ये जो आप आगे ले रहे हैं नंबर, उसको यहाँ आपको रखना ही पड़ेगा, तब ही रेट कंफर्म होगी। मैं समझता हूँ आपको ये सारणी देखकर ये एक्सपेरिमेंट बखूबी समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। और हम लें जैसे CHCl3, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके आपका बनाएगा CCl4 प्लस CCl4 प्लस HCl। तो इसका अगर हम रेट निकालें तो जैसे इसमें आपने देखा यहाँ 2 घात लगानी पड़ी, तो यहाँ इसका रेट हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3, इसकी तो पावर 1 होगी क्योंकि यहाँ इसका कोफिशिएंट गुणांक कोई नहीं है। लेकिन Cl2 जो है, इसकी Cl2 आप यहाँ पावर 1 नहीं लिख के 1/2 लिखेंगे। अब इसको आप कंफ्यूज होते होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि जैसे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट आपने किया था इसका NO वाला और ऑक्सीजन से रिएक्शन वाला, तो इसमें आपने देखा कि कहाँ डबल हो रहा है, कहाँ 4 गुना हो रहा है। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ देखा गया कि Cl2 पे 1 घात ना लगा के 1/2 घात होगी। अब आगे देखें, जैसा कि अभी हमने लिखा था कि अभिक्रिया जब होती है तो उसमें रिएक्टेंट AB मान के अभी हमने लिखा था। तीसरा पॉइंट हमारा जो बनेगा इसी बेस पे है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, इसको हिंदी में कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। यहाँ देखें कि यह अभिक्रिया होती है तो इसका रेट जो हमारा बन रहा था, कंसंट्रेशन ऑफ A X, कंसंट्रेशन ऑफ B Y, तो जो इसकी ऑर्डर होगी या कोटि होगी वो X प्लस Y होगी। अब सवाल ये उठता है कि इसकी ऑर्डर, रिएक्शन की ऑर्डर या कोटि का क्या काम है। देखिए, काम ये है कि अगर रिएक्शन यहाँ अभी 1-1 घाते हैं तो ये 1-1-2 हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्या कहेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ 0-0 है तो कहेंगे और शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर 0-1 है तो क्या कहेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो वो कोटि की अभिक्रिया अलग चीज है, लेकिन ऑर्डर जो है रिएक्शन की रेट, यहाँ आप ले लीजिए जैसे 2 है, यहाँ 1 है, तो 2-1-3, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 3 होगी।
तो एक चीज यहाँ कंफर्म करिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन पावर होती है उसको ऐड करने पे अभिक्रिया की ऑर्डर आती है, अभिक्रिया की कोटि हमें प्राप्त होती है। आगे देखें, ये ऑर्डर है रिएक्शन का। उसके बाद देखते हैं रेट जो है हमारी रिएक्शन की कितनी बनती है। अगर आप वेग स्थिरांक लगाएं तो जो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे उसकी पावर x लेंगे। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी बनती है, उसके लिए वेग स्थिरांक का गुणांक क्या निकलेगा। वेग स्थिरांक के और रेट अपान ये आपका आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। एक चीज ध्यान दीजिए, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या लिखते हैं आप, और रेट दर का मात्रक क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। और ये अभिक्रिया की सांद्रता यदि यहाँ जीरो है तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, अर्थात जो वेग स्थिरांक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा उसका मात्रक या यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारा रहा शून्य ऑर्डर रिएक्शन की अभिक्रियक कोट की अभिक्रियक वेग स्थिरांक का मात्रक। उसके बाद देखते हैं, जल्दी से देख लें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो तो हो गया है हमारा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप वही चीज निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे रेट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की जगह 1 रहेगा, इसका मोल पर लीटर पर सेकेंड और इसका मोल पर लीटर। एक चीज ध्यान दें, मोल कट गया, पर लीटर कट गया, सेकेंड अकेले बचा पर सेकेंड, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अभिक्रियक वेग स्थिरांक का मात्रक पर सेकेंड होता है। फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का देख लें। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक के तो रेट का क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ हो जाएगा मोल स्क्वायर और लीटर का -2 में, तो एक मोल कट गया और यहाँ से एक घात ये कट गई, तो आपका बच गया, ये ऊपर जाएगा। या तो आप लिखिए मोल पर मोल पर लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक में एक सवाल दिया गया है, लिखा है कि वेग का व्यंजक निम्न प्रकार से है, 2 वेग व्यंजक हैं, उनके अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो पहला नंबर का नंबर दे रखा है के इक्वल नहीं थी, वेग इक्वल के और ए कंसंट्रेशन का, ए का कंसंट्रेशन लिखा है 1/2 और बी की कंसंट्रेशन लिखे हैं 3/2। तो पूछ रहे हैं इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभी आपने देखा कोटि निकालने के लिए x + y वाला फार्मूला, अर्थात जो कंसंट्रेशन ऑफ ए की घात है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की घात है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा, ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी जिसका वेग व्यंजक इतना है, यानी रेट जो है अभिक्रिया की रेट इतनी है तो उसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। इसी में खा नंबर सवाल दिया है आपका कि रेट दिया है
और उसका वेग व्यंजक इस प्रकार लिखे हैं, a के पावर 3/2 और b के पावर -1। अब इसका रेट पूछ रहे हैं, वो कोटि क्या है, इसकी कोटि या ऑर्डर आप देखेंगे तो 3/2 प्लस -1, 3/2 -1 1/2, यानी ये अर्धकोटि की अभिक्रिया होगी, अर्धकोटि की अभिक्रिया। ये तो आपकी सवाल रही। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले हम देखें कोटि की अभिक्रिया होती है। अगला पॉइंट हमारा बनता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अर्थात हिंदी में अगर कहेंगे तो अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की आणविकता, ये यह दर्शाता है कि किसी भी रिएक्शन में जो भी कंपोनेंट भाग ले रहे हैं, अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री का मतलब है उसके जो रिएक्टेंट हैं वो सिंगल हैं, तो कितने स्टेप में, एलिमेंट्री का अर्थ ये है एलिमेंट्री रिएक्शन का कि रिएक्शन कितने स्टेप में पूरी हो रही है। रिएक्शन, कई रिएक्शन होती हैं जो कई स्टेप लग जाते हैं उसको पूर्ण होने में, लेकिन कुछ रिएक्शन होती हैं जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और कंप्लीमेंट्री रिएक्शन उनको कहते हैं जो कई स्टेप में पूरी होती हैं। तो सीधी सी भाषा में आप समझिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन की आप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन कर सकते, अर्थात अभिक्रिया की आणविकता एलिमेंट्री के लिए ही हम निकाल सकते हैं। अब देखें उदाहरण, आप ऐसे समझिए कि अभिक्रिया की आणविकता जो रिएक्टेंट जितना रिएक्शन में भाग लिया है उसका प्रोडक्ट उसी एवरेज में बनता है, उसके अलावा नहीं बनता है। देखें अमोनियम नाइट्राइड, यहाँ देखेंगे NH4NO, ये रिएक्शन है, तो जाके इसी बेस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा NH क्या, N2 गैस बनेगी और जल बनेगा, N2 गैस और जल बनेगी, N2 और H2O जल बनेगा। तो यहाँ इसको आप कहेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, 1 है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो आपका ये है, ये कितना है, 1 है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम कितना बोल रहे हैं, 1 होगी। एक रिएक्शन और देखें कि 2HI, इससे जो प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है H2 गैस, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है और आयोडीन बन रही है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी सेकेंड वाली की कितनी है, 2 है। कहने का तात्पर्य ये जो अणु लग रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। फिर आगे चलते हैं, एक रिएक्शन है हमारी 2NO प्लस O2 एरो 2NO2, इसमें देखेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 3 है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 1, 2 और 1 मिला के यहाँ 3 हो गया। एक चीज अब ध्यान दें कि एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से अधिक नहीं हो सकती है, और अभी हमने पहले ही बताया कि कंप्लीमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो एक चीज और दूसरी बात है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी, जो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है,
फ्रैक्शन में नहीं होती है, सिर्फ 3 होगी, 3 से अधिक कभी नहीं होगी। अगर होगी 3 से अधिक तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगी ही नहीं। सुन नहीं बात। तो इसके आगे हम देखें, हम देख लें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। एक चीज आपने देखा अभी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 तो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये 0 नहीं हो सकती। और ये जो है भिन्नात्मक भी हो सकती है 1/2, और लेकिन ये जो है पूर्ण संख्या में भी हो, जब भी होगी पूर्ण संख्या में होगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये पूर्ण संख्या में, मतलब 1 2 3 ए बटे में भी हो सकता है, और पूर्ण संख्या और आधी संख्या भी हो सकती है, इस प्रकार से बन सकता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये 1 से 3 4 5 कितना भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन केवल 3 हो सकती है, 3 से अधिक नहीं हो सकती एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अगर और अधिक हो गई तो कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन हो जाती है। ये तो रहा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप उसकी पावर को, कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करते हैं तब मिलता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन उसके कोफिशिएंट गुणांक को देखकर डिसाइड किया जाता है। और नंबर 3 है कि किसी भी अभिक्रिया की एक चीज और देख लें, अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन के लिए भी होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी होती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है। कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नहीं ज्ञात कर सकते हैं हम। और नंबर 3 देखें, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी आप किसी रिएक्शन का कैलकुलेट करेंगे तो उसके सबसे लोवेस्ट दर होगी, जो आपका रिएक्टेंट है जिसकी सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ वेलोसिटी, अर्थात सबसे लोवेस्ट कंपोनेंट की रेट के बेस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड किया जाता है। और वही चीज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में है कि जो भी रिएक्टेंट है उसका रेट जिसका सबसे कम होगा, लोवेस्ट होगा, उसी बेस पे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम डिसाइड करेंगे। अब इसी पे आधारित एक सवाल आप देख लीजिए, आपकी बुक में दिया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा है, हम बुक से देख लेते हैं कि एक अभिक्रिया A+B, कोई रिएक्शन है A+B, ये प्रोडक्ट बना रही है, तो इसके लिए वेग नियम, रेट जो दिया है वो दिया है कि वेग स्थिरांक A 1/2 B के पावर 2। तो यहाँ एक चीज देखें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कैलकुलेट करना है तो आप जानते हो बहुत ही सिंपल होता है, जो रिएक्टेंट की पावर लगी है उनको ऐड कर देते हैं। अगर ऐड कर देंगे तो इसकी ऑर्डर आ जाएगी अभिक्रिया की, तो 2 2 4 5.2 मतलब 2.5। इस अभिक्रिया की रेट ऑर्डर क्या होगी 2.5। अब आगे बढ़ते हैं, हम शून्य कोट की अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक समझें। शून्य कोट अभिक्रिया में मुख्य रूप से आपको निकालना है वेग स्थिरांक का गुणक। तो अभी जैसे कि शून्य कोट अभिक्रिया के लिए आपने यूनिट देखा था, यूनिट क्या होता है उसी बेस पे कैलकुलेट किए थे। कोई रिएक्शन है, मान लीजिए एक रिएक्शन है, R रिएक्टेंट से P प्रोडक्ट बनता है, तो जो हमारा इसका रेट निकलेगा वो इस प्रकार निकलेगा। इसकी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम निकाल रहे हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो ये जो रिएक्टेंट की पावर बन रही है वो शून्य बनेगी, क्योंकि इसी पावर के अनुसार तो हम डिसाइड कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया है।
उसके बाद देखें रेट के लिए आप लिखते हो माइनस डी अपान डी टी और इसका मान हो जाएगा 1। तो ये आपको उधर ले लीजिए डी रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन दर्शा रहा है आपका ब्रैकेट, यहाँ ले आएंगे डी टी। अब इसको आप देखिए आप इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, समाकलन कर दीजिए। जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बखूबी समझ में आएगा। प्रयास करते हैं बायोलॉजी वालों को भी समझ में आए। इसके लिए आप देखिए सम ऑफ ये इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट ले रहे हैं आप मान लीजिए इसका ले रहे हैं तो इसको आप कर लीजिए और इसका समाकलन निकलेगा t और आप यहां लगा लीजिए ये आपका समाकलन गुणांक है i, जैसा कि समाकलन करते समय हम रखते हैं। तो ये हमें मिल गया कैपिटल R की कंसंट्रेशन इक्वल इतना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब आप R बराबर रिएक्टेंट कितना लेंगे, जो समीकरण 1 बनता है, यदि हम जब टाइम 0 लें तो रिएक्टेंट का मान भी आपको 0 प्राप्त होगा। यदि आप टाइम 0 ले रहे हैं और रिएक्टेंट टाइम जब रिएक्शन का टाइम 0 है तो रिएक्टेंट भी आपका 0 होगा, वो खर्च हुआ ही नहीं रहेगा, तो प्रोडक्ट बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसी समीकरण से आपको मिलेगा R इक्वल के टी का मान ये 0 हो जाएगा, के टी का मान ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि टी का मान आप 0 रखेंगे आई। तो कहने का मतलब ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता R नॉट जो बन रहा है आपकी प्रारंभिक सांद्रता बनेगी I इक्वल R नॉट। ये समीकरण हमारा 2 रहा। अब I का मान 1 में रख दें, I का मान समाकलन गुणांक 1 में रखने पर रख दें तो हमारा जाके बनेगा रिएक्टेंट के टी, ये प्रारंभिक सांद्रता हमारी बन जाएगी। इसको इधर उठा लाइए, आपका बन जाएगा ये रिएक्टेंट है जब रिएक्शन हो रही है और ये है प्रारंभिक सांद्रता है आपका रिएक्टेंट की। तो यहाँ से आप के इक्वल निकालेंगे तो प्रारंभिक सांद्रता अपान टी। तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है। अभी इसके पहले आपने क्या देखा था, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की यूनिट। अब वेग शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये मान ज्ञात किया गया है। कोट अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसके लिए हम एक ग्राफ बना लें तो और स्पष्ट हो जाएगा ये पॉइंट। देखिए ये हमारा टाइम है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो जो शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आएगा ढाल, ये इस प्रकार से आएगा के लिए वेग स्थिरांक के लिए ढाल। अर्थात यहाँ ये दिखा रहा है कि आप जितना टाइम बढ़ाओगे रिएक्टेंट आपका उतना घटता जाएगा, जितना टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट आपका उतना घटता जाएगा और ये ढाल हमें प्राप्त होगा। ढाल का मतलब है y बराबर mx प्लस सी। सी क्या है, ये y अक्ष पे कटा इंटरसेप्ट है, अंतःखंड y अक्ष पे कटा इंटरसेप्ट है। तो ये इतना
घटता जाएगा। तो ये हमारा इसी रूप में के रूप में मिलेगा, के इक्वल आर माइनस प्रारंभिक सांद्रता अपन कैपिटल टी। तो ये रहा शून्य कोट की अपक्रिया के लिए ग्राफ। अब आगे एक पॉइंट हम देखें, इसी पर कन्फर्म और हो जाएगा। जैसे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अमोनिया आप ले लीजिए, NH3 अमोनिया अगर आप अलग करेंगे N2 और H2 में अलग होगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लीजिए आप, N2 ये 3 × 6 हो जाएगा, तो यहाँ आप 3 लगा लीजिए, हाइड्रोजन भी 3 हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका अगर आप रेट निकालेंगे इस अभिक्रिया का, तो रेट इक्वल NH3 कंसंट्रेशन, तो यहाँ 2 लगा है भले, लेकिन यहाँ आपको 2 नहीं लगाना है क्योंकि ये शून्य कोट की अभिक्रिया है। इससे एक बात क्या जाहिर होती है, इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया का रेट किसके बराबर होगा, वेग गुणांक के बराबर होगा, जो वेग स्थिरांक है उसके बराबर होगा। कहने का मतलब इसकी कंसंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसका जो रेट आएगा वो वेग स्थिरांक के बराबर ही आएगा। कंसंट्रेशन का इस अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सांद्रता बढ़ाने से। अब शून्य कोट की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, ध्यान दीजिए, जो एंजाइम्स अभिक्रियाएं होती हैं, जो जैविक अभिक्रिया, जैसे हमारी बॉडी में या किसी भी जीव जंतु के बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया होती, क्योंकि उसका आप कंसंट्रेशन बढ़ा के वो प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं डाल सकते, उसके वेग में कोई डिफरेंस नहीं डाल सकते। वो हमेशा क्या होगा, वेग स्थिरांक के बराबर ही होगा अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा रहा शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। अब अगला बिंदु देखते हैं, इसी तरह प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए व्यंजक हम निकालते हैं, वेग व्यंजक के का मान, जैसे कि अभी हमने शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए किया स्पष्ट रूप से।